Hello, students. Today's topic is law of demand. Law of demand states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity. See, we have done it in one of previous lectures. Demand function. Demand function shows relationship between quantity demanded of a commodity and the other factors that affect it. Suppose quantity demanded of good X depends on price of good X, price of related goods, which could be complementary good or substitute good, taste of consumer, income of consumer, and the expectation about future prices and economic conditions. ये सारे factors मिलके डिटरमिन करता है कि कौन सी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड होनी है. In case of law of demand, we hold these factors which are red marked here, we hold them constant. ठीक है, देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या टेस्ट हो कंज्यूमर का, हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. सेम वे हम ये अज्यूम करते हैं जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड की या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वो कांस्टेंट रहेगी, और जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं होगी, और जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट द प्राइसेस इन फ्यूचर वो भी चेंज नहीं होगी, और इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज नहीं होगी. ये जो फैक्टर्स है हमने कहा कि ये चेंज नहीं होगी या इनमें कोई किस्म की चेंज नहीं होगी, एंड वी कॉल इट कैटेरिस पैरिबस. दैट मीन्स दीज फैक्टर्स वी अज्यूम वोंट चेंज एंड दे आर कॉन्स्टेंट. अगर ये फैक्टर्स कांस्टेंट हमने रखे तो वहाँ क्या बचा, वहाँ एक ही फैक्टर बचा, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स. दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स नाउ डिपेंड्स ओनली ऑन प्राइस ऑफ गुड एक्स. क्यों? क्योंकि जो बाकी फैक्टर्स हमने उनको कांस्टेंट रखा. कांस्टेंट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं आएगी. तो अब एक ही फैक्टर रहा जिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिपेंड करता है, वो है प्राइस ऑफ एक्स. अगर प्राइस ऑफ एक्स में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स में चेंज होगा. लेकिन अब हमने देखना है कि प्राइस ऑफ एक्स जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. प्राइस ऑफ एक्स की रिलेशनशिप हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स के साथ देखनी है, और यहाँ पर x के बदले हमने जो लिया है, आई हैव टेकन इट आइसक्रीम. आइसक्रीम की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम. आप देख सकते हैं आइसक्रीम की प्राइस 5 है, तो बस 1 यूनिट आइसक्रीम का डिमांड हो रही है, और आइसक्रीम की प्राइस जब डिक्रीज होती जा रही है, यू कैन सी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेस. आप लोगों ने ये देखा. सो प्राइस डिक्रीज और क्वांटिटी इंक्रीज, तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं. दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने का मतलब क्या है, दोनों की रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है या इनवर्स है. एट द सेम टाइम हमने मान लिया है ये जो फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, इनकम एंड ऑल अदर फैक्टर्स, ये क्या है, कांस्टेंट. सो होल्डिंग दीज फैक्टर्स कांस्टेंट, the law of demand states that there is negative or inverse relationship between price of ice cream and quantity demanded of ice cream. अब जब हम ये डेटा प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, ये जो डेटा हमारे पास है इसको हम प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, द ग्राफ वी गेट इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. हमारा जो डिमांड करो हमें मिला वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये हमने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जब भी दो फैक्टर्स की जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है और उसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स सी एट 5 वी आर डिमांडिंग 1 यूनिट, एट 4 वी आर डिमांडिंग 2 यूनिट्स, एट 3 वी आर डिमांडिंग 3 यूनिट्स, एट 2 वी आर डिमांडिंग 4 यूनिट्स. सो एट लोअर प्राइस हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं. जब प्राइस कम होगा हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब प्राइस बढ़ जाएगी हम कम डिमांड करेंगे. दिस इज लॉ ऑफ
डिमांड। अब सवाल ये है कि प्राइस कम होने की वजह से हम ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने के लिए क्यों रेडी होते हैं? वाई वी आर विलिंग टू बाई मोर ऑफ ए गुड व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेस, और इन अदर वर्ड्स वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? इसकी जो पहली एक्सप्लेनेशन है, इट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ क्या होता है? लेट्स अज्यूम ए सिचुएशन, आपको भूख लगी हुई है, एक्सट्रीम भूख लगी हुई है, ठीक है? तो आपने पहला एक ऑरेंज कंज्यूम किया। एक ऑरेंज खाने के बाद आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, कुछ बेनिफिट मिला, तो उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है? आपने मान लिया एक ऑरेंज खाया, और उसके बाद आपने एक और ऑरेंज खाया, और उसके बाद आपने तीसरा ऑरेंज खाया। अब आप बताइए, जितना आपको खुशी या सेटिस्फेक्शन पहले ऑरेंज से मिली, क्या आपको सेकंड ऑरेंज से भी उतनी मिली या थर्ड ऑरेंज से? आप कहोगे नहीं, पहले ऑरेंज से सबसे ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिली, और उससे कम सेटिस्फेक्शन हमें सेकंड वाले ऑरेंज से मिली, और उससे कम सेटिस्फेक्शन हमें थर्ड वाले ऑरेंज से मिली। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, पहला ऑरेंज खाया आपने, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, और दूसरा ऑरेंज खा के आपको सेटिस्फेक्शन कम मिली। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स दूसरा ऑरेंज खा के आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आप कहोगे पहले से कम, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो तीसरा ऑरेंज खा के आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आई विल आस्क यू, तीसरा ऑरेंज खा के आपको आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? आप बोलोगे दूसरे से कम है। तो हमने देखा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अनदर एग्जांपल इज, यू फील थर्स्टी, बहुत प्यास लगी है, ठीक है? यू टेक ए सिप ऑफ वाटर, आपने पहला सिप लिया, पहला घूंट लिया, तो उसके बाद दूसरा घूंट आपने पिया, और उसके बाद तीसरा घूंट। अब आप ही कहिए, जो पहला सिप आपने लिया उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, और दूसरे से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? और आप कहोगे कि जितनी पहले घूंट से सेटिस्फेक्शन मिली, वो दूसरे घूंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। हर एक घूंट से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप कहोगे कि पहले घूंट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे घूंट से कम सेटिस्फेक्शन मिली, तो दैट मीन्स दूसरे घूंट से जो सेटिस्फेक्शन मिली, या जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो कम है। अब यही इंफॉर्मेशन मैंने टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहले ऑरेंज से सपोज आपको 10 यूटिलिटीज की सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है? तो पहला पॉइंट है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने मान लिया कि यूटिलिटी जो हम मेजर कर पाएंगे, वी कैन मेजर यूटिलिटी, ठीक है? तो पहला ऑरेंज खा के आपने जैसे पहला ऑरेंज कंज्यूम किया, आई आस्क्ड यू, आप एक नंबर दो कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो यू जस्ट सेड 10। तो दूसरा ऑरेंज कंज्यूम करके आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? यू से 9। क्यों? जितनी पहले से सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे से उतनी नहीं मिलेगी। और तीसरा खाकर 8, और चौथा ऑरेंज खाकर आपको 7 यूटिलिटीज की सेटिस्फेक्शन मिली। अब आप बोलिए, पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरे से उससे कम, तीसरे से उससे कम, या चौथे से उससे कम, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, या आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ऑरेंज, वो कम हो रही है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप बताइए, सपोज अगर आप पहले वाला जो आपने ऑरेंज खाया, तो आपको उससे 10 नंबर जितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितने रुपये पे करोगे, इसके लिए तैयार हो आप पे करने के लिए? यू विल से 5। तो मैं कहूँगा सेकंड वाले यूनिट के लिए आप कितने, सेकंड वाला जो आपने ऑरेंज खाया उससे आपको 9 नंबर जितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आप कितना पे करने के लिए तैयार हो? यू विल से 4। आई विल आस्क यू वाई 4? पहले वाले ऑरेंज के लिए आपने 5 दिया, और सेकंड के लिए भी 4 ही। आप कहोगे कि पहले में मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू सेकंड वन। दैट मीन्स आप सेकंड वाले यूनिट के लिए पहला जितना पे करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि पहले वाले में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा थी और सेकंड वाले में कम। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है कि जो डिमांड करूँ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या कम प्राइसेस पे हम ज़्यादा क्यों खरीदने के लिए तैयार होती हैं। देखिए, जब आपने पहला वाला यूनिट कंज्यूम किया, तो आप 5 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं। अब सेकंड यूनिट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 5 रुपीज़ दे दो। आप बोलोगे 5 रुपये नहीं,
मैं कम ही दूंगा। आई विल आस्क यू वाई, यू विल से जो पहला यूनिट है उससे जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, सेकंड से मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली। जब सेकंड से मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली तो मैं 5 क्यों पे करूं? दैट मीन्स मैं कम ही पे करूंगा, मैं 4 ही। सी, आपने देखा, आप सेकंड यूनिट तब कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जब प्राइस कम हो गई। थर्ड तब तैयार, तो थर्ड आप कंज्यूम करने के लिए तब तैयार हो गए जब प्राइस और कम होगी। फोर्थ आप तब कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जब प्राइस और कम होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कम है। दिस इज हाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स कि क्यों कम प्राइस पे हम ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने के लिए तैयार होते हैं। वन मोर फैक्टर एक्सप्लेनिंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? देखिए, आप सपोज आपकी इनकम जो है वो 10 रुपीज़ है, तो आपकी जो इनकम है इसको हम बोलते हैं नॉमिनल इनकम बोलेंगे इसको, ठीक है। देखिए, अब सपोज आप चॉकलेट आपको बहुत पसंद है और चॉकलेट की प्राइस है चॉकलेट की 2 रुपीज़। अब बताइए आप कितने यूनिट्स आप चॉकलेट खरीद सकते हो? कितने यूनिट्स खरीद सकोगे? 5, ठीक है। देखिए, आप अपनी इनकम से कितना खरीद पाओगे, ये आपका परचेजिंग पावर, ये आपकी एबिलिटी टू बाय है, परचेजिंग पावर, ठीक है। अब अगर चॉकलेट की प्राइस कम हो गई, अब चॉकलेट की प्राइस 2 रुपीज़ से कम होकर 1 रुपी हो गई, अब आप कितने चॉकलेट्स बाय कर पाओगे? यू विल से 10 चॉकलेट्स। तो आपने एक चीज़ देखा कि आपकी जो इनकम है या जो नॉमिनल इनकम है ये सेम है, आपकी इनकम सेम है, लेकिन पहले के मुकाबले में नाउ यू आर एबल टू बाई मोर चॉकलेट्स, यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गया, आपकी जो एबिलिटी है परचेज करने की वो बढ़ गई। इस एबिलिटी को या जो आपका परचेजिंग पावर है वी कॉल इट रियल इनकम। वी कॉल इट रियल इनकम। दैट मीन्स जब प्राइस डिक्रीज हुआ नाउ यू आर एबल टू बाई मोर चॉकलेट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल इनकम। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, और रियल इनकम जब बढ़ जाएगी तो यू आर एबल टू बाय मोर चॉकलेट्स। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। यहां देखिए, जब भी प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? प्राइस डिक्रीज होगी तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। आपकी रियल इनकम बढ़ जाने का मतलब क्या है? यू विल बी एबल टू बाई मोर एंड मोर गुड्स। यही हो रहा है जब प्राइस डिक्रीज हो रही है, यू आर बाइंग मोर गुड्स। वाई? बिकॉज योर परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज्ड। अब एक और फैक्टर, एक और कॉज which explains the downward sloping demand curve is substitution effect. दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का हम लेते हैं, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, सी आप टी भी लेते हो, आप कॉफी भी लेते हो, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। अब हो क्या गया? देखिए, अगर टी की प्राइस कम हो गई, अगर टी की प्राइस कम हो गई तो टी कॉफी के मुकाबले में सस्ता हो गया। That means the relative price of tea has decreased, or the price of tea in comparison with the price of coffee has decreased. टी की प्राइस कम होने की वजह से, जब टी की प्राइस कम हो गई तो टी कॉफी के कंपैरिजन में सस्ता हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप कॉफी की कंजप्शन कम करोगे और टी लेना पसंद, अब टी आप ज्यादा लोगे, क्यों? टी सस्ता है। दैट मीन्स यू आर सब्स्टिट्यूटिंग टी फॉर कॉफी। अब कॉफी की कंजप्शन आपने कम की, या तो आपने कॉफी ऑल टुगेदर बंद ही की और उसके बदले आपने क्या लिया? आपने टी लिया, तो टी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ टी, इट इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कॉफी, और इसकी वजह से क्या होगा? कॉफी की डिमांड। सो आपने देखा यहाँ प्राइस डिक्रीज जब होता है तो उस गुड की क्वांटिटी क्यों इंक्रीज होती है? इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आगे चलते हैं। हियर इज वन मोर एक्सप्लेनेशन, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखिए, टी और कॉफी की एग्जांपल हम लेते हैं। अब टी की ही एग्जांपल ले लो। देखिए, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, सपोज बी सिर्फ कॉफी पी रहा है, ठीक है। ए सपोज सिर्फ टी ले रहा है,
अब टी की प्राइस डिक्रीज हो गई, टी बहुत सस्ता हो गया कॉफी के मुकाबले में। और जो बी है, कंज्यूमर बी है, ये कभी टी पीता नहीं था, तो इसकी कंजप्शन टी की जीरो थी। लेकिन अब टी सस्ता हो गया तो इसने डिसाइड कर लिया कि मैं टी कंज्यूम करूंगा। दैट मीन्स ये नया कस्टमर आ गया। प्राइस जब भी कम होगी किसी गुड की, प्राइस कम होने की वजह से नए कस्टमर्स ज्वाइन करेंगे, नए कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। एंड दैट्स व्हाट आई मीन हियर बाय that when the price of a particular commodity decreases, there is increase in the size of consumer group. ठीक है। one more is different uses. See, a good can have many uses. You take case of milk. Milk is used in the preparation of tea. Milk is also used in the preparation of curd, butter and cheese. ठीक है। अब देखिए, मिल्क की प्राइस कम हो गई, मिल्क सस्ता हो गया, तो क्या होगा? आप तो टी ऑलरेडी बना रहे हैं, फाइन। आप मार्केट से कर्ड लाते थे, आप मार्केट से बटर लाते थे, आप मार्केट से चीज लाते थे। लेकिन जब मिल्क की प्राइस कम हो गई तो यू डिसाइडेड कि मैं घर में ही कर्ड बनाऊंगा और घर में ही चीज या बटर बनाऊंगा। तो आप पहले के मुकाबले में आप प्राइस डिक्रीज होने की, जब मिल्क की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, अब पहले के मुकाबले में आप ज्यादा मिल्क बाय करोगे। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आप टी के लिए मिल्क नहीं बाय कर रहे हो, यू आर ऑल्सो बाइंग इट टू मेक कर्ड, चीज एंड बटर एट होम। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, गुड की प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ गुड्स हैं जिनकी प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, या प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ये जो गुड्स हैं, ये लॉ, इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ गुड। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं? ऐसे गुड्स जहां पर हमने देखा प्राइस, देखिए प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है और प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इनका जो डिमांड करो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए, ऐसा गुड है, ऐसे गुड की जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आप देखिए, प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। तो हमने देखा जो गुड्स एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डिमांड के, उनके केस में जो सब डिमांड करो वो अपवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज अपवर्ड स्लोपिंग मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं? प्रोफेसर वेबलिन ऐसे एक गुड की बात करता है, कैटेगरी की बात करता है, ही कॉल्स इट आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। देखिए, आप एलीट क्लास की बात करिए या रिच क्लास की बात करिए, और एग्जांपल हम लेते हैं प्रीशियस डायमंड की। डायमंड इज अ लग्जरियस गुड। अगर डायमंड आपके पास नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी बड़े आराम और पीस में गुजार सकते हैं, तो इट्स अ लग्जरियस गुड। अगर आप अपनी ज़िंदगी इसके बगैर गुजार सकते हो, इट इज़ लग्जरियस गुड। या जो अपने ऐश के लिए कंज्यूम करो, इट्स लग्जरियस गुड। या यू टेक एग्जाम्पल ऑफ कार। अगर आपके पास कार नहीं है, आपकी ज़िंदगी फिर भी बीत जानी है, तो कार इज़ अनदर लग्जरियस गुड। अब देखिए, हम डायमंड की बात करते हैं। देखिए, अमीर या जो एलिट लोग होते हैं वो डायमंड के साथ अपने अपनी जो उनका स्टेटस है या उनका जो रुतबा है उसको लिंक करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, अगर डायमंड की प्राइस बढ़ जाती है तो ये लोग ज़्यादा डायमंड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड की प्राइस बढ़ने का मतलब है अब कम ही लोग डायमंड अफोर्ड कर पाएंगे, और इन लोगों को पता है कि अगर हमने डायमंड बाई किया तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस है, रुतबा है, तो टू सेट themselves apart from the other members of the society, they buy more amount of diamond। तो ऐसे लोग, तो इन केस ऑफ डायमंड हमने देखा प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और अगर डायमंड की प्राइस कम हो गई, डायमंड की प्राइस कम होने का मतलब है कि डायमंड का वैल्यू कम हो गया, तो ये लोग अब डायमंड कम ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि डायमंड अब ऐसा कुछ बन गया जो कोई मिडिल इनकम वाला बंदा भी खरीद लेगा। तो प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी डायमंड की कम हो जाएगी। तो हमने देखा डायमंड इज अ लग्जरियस गुड, और जिसकी केस में हमने देखा प्राइस और क्वांटिटी दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, और यू कैन से देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ डायमंड एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ डायमंड। तो ऐसे गुड्स को वेबलिन गुड्स बोलते हैं, या वेबलिन इनको कहता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। देयर इज अनदर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, और ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गिफन गुड। इट्स नेम्ड आफ्टर एन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम गिफन था।
अब हम एग्जांपल लेते हैं गिवन गुड होता क्या है। देखिए सपोज आप अज्यूम करिए देयर इज अ फैमिली जो राइस और मटन कंज्यूम करते हैं, एक फैमिली है, और इस फैमिली की वीकली इनकम, एक हफ्ते की इनकम जो है इट्स 210 रुपी, ठीक है। और एक हफ्ते की जो इनकी राइस कंजप्शन है, एक वीक के लिए इनको 6 kg ऑफ राइस चाहिए, और राइस की जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। 6 इंटू 25, दैट मीन्स एक हफ्ते में इनका जो राइस पे एक्सपेंडिचर होता है वो कितना होता है 150, और इस फैमिली की इनकम कितनी है 210, तो इस फैमिली के पास अब बैलेंस कितना बचा 60, और 60 रुपी जो ये फैमिली है ये स्पेंड करती है ऑन मटन पे स्पेंड करती है, और तब जाके सारी फैमिली मटन कंज्यूम करती है, ठीक है। अब हुआ क्या, जो राइस की प्राइस है वो 25 से 30 इंक्रीज हो गई, देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस। अब राइस की प्राइस इंक्रीज हुई 25 से 30। अब हफ्ते में ये लोग 6 kg राइस कंज्यूम कर रहे थे, और अब नई प्राइस पे वो 30 रुपये में मिल रहा है, और 180 रुपीज़ इनको स्पेंड किस पे करना पड़ रहा है, राइस पे। इनकी इनकम 210 है वीकली, तो दैट मीन्स इनका जो बैलेंस रहा 30 रुपीज़ से ये तो मटन ला नहीं सकते क्योंकि फैमिली अच्छी खासी है सपोज, तो हम मान लेते हैं कि ये मटन खरीद नहीं पाएंगे, तो मटन खरीद नहीं पाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये अब इस 30 रुपये का भी राइस ही लाएगा। दैट मीन्स अब इंस्टेड ऑफ 6 kg दिस फैमिली विल हैव नाउ 7 kg ऑफ राइस एंड 0 kg ऑफ मटन। व्हाट डिड वी सी हियर, हमने देखा जब राइस की प्राइस इंक्रीज हो गई फ्रॉम 25 टू 30, तो राइस की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई फ्रॉम 6 टू 7 kg। तो आपने देखा प्राइस इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी भी। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कि दीज आर गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स और वेबलिन गुड्स में क्या फ़र्क है, वेबलिन गुड्स जो थे हमारे, वेबलिन गुड में लग्जरियस गुड्स होते थे, और गिवन गुड्स लग्जरियस नहीं है, एंड गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। तो इनके सब गिवन गुड हमने देखा, और गिवन गुड्स ये वाली जो हमने राइस की एग्जांपल ली और मटन की एग्जांपल ली, इसमें एक और ये अज़म थी कि राइस का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं था। दैट मीन जब राइस की प्राइस इंक्रीज हो गई, ऐसा कोई गुड अवेलेबल नहीं था जो आप बाई कर पाते, तो राइस आपको मजबूरन कंज्यूम करना था, एंड राइस वाज योर स्टेपल फूड। तो हमने देखा कि इनके सब गिवन गुड प्राइस इंक्रीज के साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज के साथ क्वांटिटी भी डिक्रीज। सो law of demand does not hold here, so we will have an upward sloping demand curve. Thank you very much.